बहुत सी स्पष्ट बातें नहीं है, ठीक है। तो उसके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने जो मालवा का क्षेत्र है वहां पर ब्राह्मणों को गांव दिया था और उसी क्षेत्र में हुण थे, ठीक। तो हुणों को भी पराजित करने की बात आती है। जो गुहिल शासक हैं शक्ति कुमार, उनके साथ भी इनका संघर्ष होता है, तो उनको भी पराजित करने की बात आती है। उनको भी कहते हैं कि इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। हालांकि इसमें भी और इनके जो शक्ति कुमार है, जो शक्ति कुमार है, इनके विषय में कहते हैं कि इनके साथ में कोई गुर्जर प्रतिहार शासक भी लड़ा था, लेकिन उसका नाम स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो जो गुहिल शासक हैं उनके साथ भी वाकपत मुंज का संघर्ष हुआ, उनके साथ भी लड़ाई हुई, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, ये जो सामंत, ये जो परमार है, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है। एक चौहान शासकों के साथ भी इनके संघर्ष की बात मिलती है। जो वाकपत मुंज है, चौहानों के साथ भी इनके संघर्ष की बात मिलती है, जिसमें कोई चौहान शासक है बालीराज है, जिसको संभवतः इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। यहाँ के बाद एक महत्वपूर्ण रोचक कहानी है थोड़ा सा, चालुक्यों के साथ जब इनका संघर्ष होता है, जब चालुक्यों, कल्याणी के जो चालुक्य शासक हैं उनके साथ जब इनका संघर्ष होता है, तो कहते हैं कि वाकपत मुंज ने 6 बार तैलप द्वितीय को, जब कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय है, उसको जो वाकपत मुंज था 6 बार पराजित किया था, ठीक है, 6 बार पराजित किया था। लेकिन 7वीं बार क्या हुआ कि अपने सेनापति के कहने के बाद सलाह को ना मानते हुए वाकपत मुंज ने उसके क्षेत्र में थोड़ा और आगे बढ़ गया था ये वाकपत मुंज, इस वजह से इसे पराजित होना पड़ा था, ठीक है। तो 7वीं बार में वाकपत मुंज तैलप द्वितीय से पराजित होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कथा है कि उसी समय इनको, वाकपत मुंज को कारागार जेल में डाल दिया जाता है। पराजित होने के बाद कारागार जेल में तैलप द्वितीय डाल देता है, और उसी समय इनका जो तैलप द्वितीय की बहन होती है उससे इनका प्रेम हो जाता है, ठीक है। जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम होने के बाद क्या होता है कि काफी दिन तक ये जिंदा रहते हैं, तो कहानियां चलती रहती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि धोखे से जो तैलप द्वितीय की बहन होती है वही इनकी हत्या करवा देती है, ठीक है, वही इनकी हत्या करवा देती है। तो हालांकि ये कहानी काफी बड़ी है, मैं किसी किताब में पढ़ा था, पूरी लंबी स्टोरी है इसका। तो अब क्या और भी कुछ कारण हो सकता है, तो यह भी मिलता है कि उसकी बहन ने उससे प्रेम किया, फिर धोखे से उसकी हत्या करवा दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि तैलप द्वितीय को ऐसा लगा हो कि कहीं ना कहीं यदि इससे विवाह हो गया मेरी बहन से, तो ये मेरा राज्यपाट कहीं हड़प न ले, और तैलप द्वितीय को ऐसा लगा हो, तो इस वजह से तैलप द्वितीय ने चाल चल करके उसकी हत्या की हो, और कहानी मढ़ी गई हो इसके लिए कि उसकी बहन ने धोखे से हत्या कर। हालांकि बहुत कम चांस, क्योंकि जो किसी से प्रेम करता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो उसकी हत्या करवाए, ठीक है। लेकिन हालांकि जो मिल रहा है उल्लेख वो यही मिल रहा है कि उसकी बहन ने ही धोखे से उसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। लंबी स्टोरी है, किसी किताब में मैं पढ़ा तो ध्यान नहीं आ रहा अभी, ठीक है, क्योंकि कई किताबें हम पढ़ते रहते हैं, जैसे रामचंद्र शर्मा, रोमिला थापर, और आपका झा श्री माली और केसी श्रीवास्तव, एनसीईआरटी, बहुत सी, ठीक है। तो अभी आपके सत्यपाल सर यादव की किताब है, जो भी किताबें, ठीक है, उनको काफी मतलब पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो किसी न किसी किताब में स्टोरी पढ़ें, काफी बड़ी स्टोरी है, ठीक है। जैसे कि आप पृथ्वीराज जब चौहान को पढ़िएगा तो जयचंद की बेटी से जब विवाह होता है तो उसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है, ठीक है, विस्तार से। तो इस प्रकार से चालुक्य राजवंश के साथ इनका संघर्ष होता है, जिसमें 7वीं बार ये पराजित होते हैं, ठीक है। अब ये इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हो गई। इन्होंने कुछ सांस्कृतिक इनके काम भी थे, जिसमें से इनके समय में वाकपत जो मुंज थे, इनके दरबार में कुछ कवि भी हुए थे, ठीक है। इनके दरबार में कुछ कवि हुए जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। एक 10 रूपक के लेखक हैं धनंजय, वह भी इनके दरबार में थे। 10 रूपक के लेखक धनंजय इनके दरबार में थे। काल निर्णय
एक काल निर्णय नामक ग्रंथ है जिसके लेखक धनिक हैं, वह भी इनके दरबार में थे। और मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि हलायुध जो पिंगल शास्त्र पर टिप्पणी लिखते हैं संजीवनी नाम से, और अभिधान रत्नमाला नाम का ग्रंथ लिखते हैं, वह भी इनके दरबार में थे, हलायुध भी थे। हालांकि जो पद्म गुप्त हैं वो तो दरबारी मुख्य रूप से सिंधु राज के हैं, लेकिन वह इनके भी दरबार से संबंधित थे। जो पद्म गुप्त हैं, नौशांग चरित के लेखक हैं, वह भी इनके दरबार से संबंधित थे। तो ऐसा कहते हैं कि यह भी जो वाक्पत मुंज है, यह भी विद्वानों के बहुत बड़े आश्रयदाता थे, और इन्होंने भी विद्वानों को आश्रय दिया था। और इन्होंने मुंजू सागर नामक एक महत्वपूर्ण तालाब भी बनवाया था, और मुंजूपुर नामक एक नए नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये उपाधियां मैंने इनकी पहले ही बता दिया है आपको। तो ये वाक्पत मुंज का इतिहास है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक होता है जो आपके सिलेबस से संबंधित है, वह है परमार शासक राजा भोज। राजा भोज, ठीक है, जिसे भोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे पहले हाँ सिंधु राज शासक हुआ है, ठीक है, लेकिन वह बहुत ही कम समय के लिए शासक हुआ। उसकी कोई बहुत बड़ी उपलब्धियों की जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, जो सिंधु राज शासक हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो राजा परमार शासक राजा भोज। राजा भोज जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी। जो राजा भोज का टाइम पीरियड है वो 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी। इसके विषय में कहते हैं कि यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, हालांकि ये जितना राजनीति के क्षेत्र से जाना जाता है, जो एग्जाम्स भी उसे वो साहित्यिक क्षेत्र से ज्यादा जाना जाता है। जो इनके सवाल आते हैं एग्जाम्स में ज्यादातर, तो वो इनकी राजा भोज की रचनाओं से संबंधित आते हैं। ठीक है, वहीं से सबसे ज्यादा इनके सांस्कृतिक उपलब्धियों से, साहित्यिक उपलब्धियों से ही ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो जो राजा भोज हैं, इन्होंने इनका भी चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है, कलचुरी नरेश के साथ संघर्ष होता है। उदयपुर प्रशस्ति से भोज की राजनीतिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, किताब में लिखा हुआ उदयपुर प्रशस्ति से भोज की राजनीतिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अनुसार उसने चेदीश्वर, इंद्रप्रस्थ, तोगल, राजा भीम, कर्नाट, लाट और गुर्जर के राजाओं तथा तुर्कों को पराजित किया। ठीक है, ऐसा वर्णन मिल रहा है। ठीक है, इस दिशा में इनके जो और संघर्ष होते हैं वो कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष होता है। फिर इनका जो अगला संघर्ष है वो कर्नाट, लाट एवं कोंकण विजय होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है वर्णन। ठीक है, ऐसे ही संक्षिप्त जानकारी मिल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में हाँ जो मैंने बताया लाट विजय इनकी होती है। भोज ने लाट के शासक कीर्तराज के ऊपर आक्रमण किया, वह पराजित हुआ तथा आत्मसमर्पण करने को विवश हुआ। ठीक है, तो लाट विजय की बात आती है, कोंकण विजय की बात आई है। वहां पे कहते हैं कोई शिलाहार वंश का राजा था जो शासन कर रहा था कोंकण में। ठीक है, उड़ीसा विजय की भी बात आती है। ठीक है, उड़ीसा विजय में कहते हैं कि कोई इंद्ररथ नाम का शासक था जिसको इन्होंने जीता था राजा भोज ने। ठीक है, चेदियों के साथ जो संघर्ष होता है उसमें कहते हैं कि उस समय जो कलचुरी शासक हैं, चेदी शासक हैं, वो राजा गंगदेव संभवतः रहे होंगे। ठीक है, तो उनको भी इन्हें राजा भोज के द्वारा उनको भी पराजित करने की बात आती है। ठीक है, चंदेलों के साथ इनका संघर्ष होता है। इनका जब चंदेलों के साथ संघर्ष होता है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण संघर्ष है। इस संघर्ष के विषय में कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने चंदेलों के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था। इन्होंने क्या किया था कि राजा भोज ने चंदेलों के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो कलचुरी शासक थे और जो चंदेल शासक विद्याधर थे और कलचुरी शासक थे, ठीक है, कलचुरी शासक थे, उन दोनों ने क्या किया कि एक संघ बना लिया। ठीक है, खास करके जो लक्ष्मीकर्ण शासक है,
ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक संघ बनाया, नेतृत्व वही कर रहा था, और चंदेल शासक विद्याधर दोनों मिल करके इनको क्या किए, जो राजा भोज है इनको पराजित करते हैं, राजा भोज को पराजित करते हैं। और इनके जो धारा नगरी है, ठीक है, इनकी जो धारा नगरी है, जो राजधानी है, उसको क्या करते हैं कि ये पूरी तरीके से खूब ज्यादा लूटते हैं, ठीक है, उसको तहस नहस कर देते हैं, एक प्रकार से जला देते हैं, ऐसा मतलब कार्य करते हैं ये। तो शासक ये महत्वपूर्ण मतलब बहुत शक्तिशाली है राजा भोज, लेकिन फिर भी जो है जब एक संघ बन जाता है, जैसे कि जयपाल ने भी जब गजनबी से लोहा लिया था, मुकाबला किया था, तो उन्होंने एक संघ बनाया था राजाओं का, ठीक है। उसी प्रकार से अभी तक की क्या था कि राजा भोज एक एक शासक को पराजित कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जब कलचुरी शासक उधर पराजित हुए, गंगेदेव, फिर उसी के बाद लक्ष्मीकर्ण, तो लक्ष्मीकर्ण ने क्या किया कि राजाओं का एक संघ बना लिया, जिसमें खास करके विद्याधर और चंदेल शासक विद्याधर और लक्ष्मीकर्ण, ठीक है, दोनों ने मिल करके अब इनको पराजित किया, भोज को, राजा भोज को, और उनकी राजधानी को लूटा, ठीक है। जो उससे पहले क्या था कि उज्जैन राजधानी थी परमारों की, ठीक है, लेकिन राजा भोज ने धारा को अपनी राजधानी बनाया। धारा वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तो ये इनका चहमानों के साथ संघर्ष होता है, ठीक है। फिर चंदेलों के साथ संघर्ष हो गया, कलचुरी के साथ संघर्ष हो गया, फिर चहमानों के साथ भी इनका संघर्ष होता है, ठीक है। चहमानों में जो शासक का नाम मिलता है वो कोई वीर्या राम करके किसी शासक का नाम आता है, ठीक है, जो चहमानों के साथ संघर्ष है। फिर इनका चालुक्य नरेश भीम के साथ भी संघर्ष की बात आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इनके जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं राजा भोज की, ठीक है, ये राजनीतिक उपलब्धियां हैं। लेकिन इसके बाद जो इनकी महत्वपूर्ण बात है वो है सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। जो राजा भोज की महत्वपूर्ण चीज है वो है सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में क्या आता है कि राजा भोज ने बहुत सी कृतियां लिखी थी, ठीक है। राजा भोज ने लगभग 23 ग्रंथ, कितने कहते हैं कि इन्होंने लिखा था राजा भोज ने, ठीक है, जिसमें युक्त कल्पत्रु, ठीक है, संग्राम सूत्रमणि, ठीक है, संग्राम सूत्रमणि और युक्त कल्पत्रु, कोदंड काव्य, तत्व प्रकाश, आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है, सरस्वती कंठभरण इत्यादि उन्होंने रचनाएं लिखी थी, ठीक है। तत्व परीक्षा, तो जो तत्व परीक्षा है यह स्वयं पर आधारित पुस्तक है, ठीक है। जो तत्व परीक्षा है यह स्वयं पर आधारित है। जो युक्त कल्प त्रु, ठीक है, इसमें क्या है कि ये थोड़ा जो विविध प्रकार की नावें होती हैं उनके विषय में बात की गई है। इस किताब में एक प्रश्न भी आया है कि जो नावों के निर्माण की बात है और नावों के विषय में जानकारी भोज की किस कृति में मिलता है, तो युक्त कल्प त्रु, ठीक है, इसमें ही नावों के विषय में जानकारी मिलती है। और जो तत्व परीक्षा है वो स्वयं से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इस प्रकार से जो राजा भोज है उन्होंने बहुत सी कृतियों की रचना की, बहुत से विद्वानों को उन्होंने प्राश्रय किया, जिसमें भास्कर का नाम आता है, वट का नाम आता है, धनपाल का नाम आता है, ठीक है। कई कवियों का नाम आता है जिनको एक कोई मिश्र करके, दामोदर मिश्र है संभवतः, तो उनका भी नाम दामोदर मिश्र का भी नाम आता है। तो इन विद्वानों को प्राश्रय भी इन्होंने प्रदान किया। और इन्होंने क्या किया कि सरस्वती नाम से एक मंदिर बनवाया, उसमें एक स्कूल भी खोला था राजा भोज ने। तो बहुत सारे ऐसे काम किए। भोजसार नामक इन्होंने झील भी बनाई, तालाब भी बनाया था, और नगर भी बनाया था भोजसार नामक, ठीक है, भोजपुर करके। तो बहुत से इन्होंने काम किए राजा भोज ने। तो इस दृष्टि से मतलब राजनीतिक कहीं ना कहीं कम, उससे ज्यादा ये सांस्कृतिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके राजा भोज, ठीक है। इनकी जो तो ये संक्षिप्त रूप में हमने परमार वंश के इतिहास की क्या उत्पत्ति है, उसके इतिहास को जानने के क्या साधन हैं, और उसके इतिहास को जानने के क्या साधन हैं, और क्या वाकपुत मुंज की क्या उपलब्धियां हैं, राजा भोज की क्या राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, इस क्लास में हमने संक्षिप्त रूप से जाना।
ठीक है। अब यदि इसके बाद कोई प्रश्न होता है देन अब आप उसको पूछ सकते हैं।